तो हेलो दोस्तों, जब हम लोगों ने बिहेवियरिज्म को पढ़ा था तो उसमें एक ये टॉपिक थोड़ा सा छूट गया था बीच में, तो इसको देख लीजिए आप लोग। इसमें जो महत्वपूर्ण थिंकर्स हैं यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन इसके बाद ये थोड़ा सा छूट गया था और इसके बाद हमने सीधे पोस्ट बिहेवियरिज्म स्टार्ट कर दिया था। तो 4-5 पेज रह गए थे, तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें रॉबर्ट डहल सबसे पढ़ते हैं। तो खैर, रॉबर्ट डहल के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। तो रॉबर्ट डहल ने व्यवहारवाद को परंपरावाद के विरुद्ध एक आंदोलन या मनोभाव माना। किसको? परंपरावाद को विरोध एक आंदोलन या मनोभाव माना। किसको? व्यवहारवाद को। डेविड ट्रूमैन ने इसे सहमत होते हुए इसे केवल दृष्टिकोण मात्र, पॉइंट ऑफ ऑर्डर माना है। रॉबर्ट डहल के अनुसार व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति शास्त्र के खिलाफ एक विद्रोह आंदोलन है जो अमेरिका से संबंधित है। डहल का कहना है कि यह परंपरावाद के विरुद्ध एक आंदोलन व मनोभाव मूड है जो अमेरिका में 1920 में शुरू हुआ था। अल्फ्रेड द ग्रेजिया। तो अल्फ्रेड द ग्रेजिया व्यवहारवाद को इतना महत्व नहीं देते हैं। वे उसे नई पद्धति, नया विषय क्षेत्र अथवा नवीन उपलब्धियां नहीं मानते हैं। वे इसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, व्यवहारवाद को। अल्फ्रेड द ग्रेजिया। सिबली क्या बोलता है कि व्यवहारवाद परीक्षणीय वैज्ञानिक सिद्धांत और उसकी सत्यापन प्रक्रिया दोनों के निर्माण पर जोर देता है। तो राजनीति शास्त्र को राजनीति का विज्ञान बनाने की दिशा में हुए प्रयास। तो अरस्तु को हम अमेरिकन व्यवहारवादियों का गॉडफादर कह सकते हैं, पितामह कह सकते हैं। काम्टे के प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म, वीना सर्किल के तार्किक प्रत्यक्षवाद लॉजिकल पॉजिटिविज्म, भाषा शास्त्र के अनुभववाद, वैज्ञानिकता तथा तथ्यात्मकता ने व्यवहारवाद को जन्म दिया। प्रत्यक्षवाद, तो व्यवहारवाद पर प्रत्यक्षवाद का गहरा प्रभाव है। प्रत्यक्षवादी आनुभाविक ज्ञान को ही स्वीकार करते हैं। फिर तार्किक प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवादी तर्क प्रत्यक्षवाद की इस मान्यता को स्वीकार करते हैं कि केवल वही ज्ञान यथार्थ है और प्रामाणिक है जिसका अनुभविक सत्यापन हो सके। तो पृष्ठभूमि क्या है? वाल्टर बेजहार्ट करके एक थिंकर हैं, उनकी जो पुस्तक है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन 1867 में आती है। बेजहार्ट ने राजनीतिक संस्थान है, राजनीतिक संस्थानों पर सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव के विश्लेषण का अध्ययन किया है कि जो राजनीतिक संस्थान हैं उनको जो सामाजिक परिस्थितियां हैं किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, वो कैसे प्रभावित करती हैं, इसका उन्होंने अध्ययन किया है। वुड्रो विल्सन की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है 1885 में आती है, कांग्रेसनल गवर्नमेंट, सत्ता कांग्रेस की समितियों में है। तो हम लोगों ने अमेरिका का संविधान पढ़ा था, या एक प्रकार से अमेरिका का जो संविधान है वहां पर भी ये स्टेटमेंट आया था कि सत्ता कांग्रेस की समितियों में ही होती है। जेम्स ब्राइस, इन्होंने अमेरिकन कॉमनवेल्थ करके एक पुस्तक लिखी है 1888 में। मेरा उद्देश्य अमेरिका की संस्थाओं व उनकी जनता को बिल्कुल वैसा ही चित्रित करना है जैसी वे हैं। ब्राइस के अनुसार सबसे अधिक आवश्यक है तथ्य एंड तथ्य, फैक्ट्स एंड फैक्ट्स। ब्राइस की अन्य जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक है मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ये 1921 में आती है, अमेरिकन कॉमनवेल्थ और मॉडर्न डेमोक्रेसीज। फिर लॉरेंस लावेल ने अपनी पुस्तक एसे ऑन गवर्नमेंट 1889 में लिखा है कि शासन के वास्तविक यंत्र को तभी समझा जा सकता है जब उसे उसकी क्रियाशील अवस्था में देखा जाए। ग्राहम बालाज की जो पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1909 में आती है, 1908 में पुस्तक आती है। तो मनोविज्ञान का आगमन यहीं से होता है। ब्रिटिश विचारक ग्राहम बालाज जो राजनीति विज्ञान में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइकोलॉजिकल अप्रोच को ये लेकर आते हैं, ने संस्थाओं के अध्ययन पर व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों के अध्ययन पर बल दिया है कि जो संस्थाएं हैं उनमें बैठे हुए लोग जो हैं उनकी जो मनोवैज्ञानिक है, उनका जो मनोविज्ञान है, उनकी जो साइकोलॉजी है उसका आप अध्ययन करो। तो भारत में चलता है कल्चर है, क्यों चलता है कल्चर है, भारत में क्यों इतनी ज्यादा लाल फीताशाही है, क्यों इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, तो आप उनके मनोविज्ञान को समझो ना आप। क्यों? क्योंकि भारत की जो यहाँ पर मेंटेलिटी ही है कि हो जाएगा, कर लेंगे, चलता है, अरे ठीक है। तो ये प्रवृत्ति मनोवृत्तियां हैं। तो जो संस्थान में बैठे हुए लोग हैं उनकी जब आप मनोवृत्तियों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि संस्थान की इस प्रकार की जो सामने निकल के आता है भारत में चलता है कल्चर, ये क्यों है? क्यों? क्योंकि लोगों की मनोवृत्ति ऐसी। बालाज के अनुसार राजनीति के लगभग सभी विद्यार्थी संस्थाओं का विश्लेषण करते हैं और मनुष्य के विश्लेषण को अनदेखा कर देते हैं। आर्थर बेंटले की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में आती है। इससे समूह सिद्धांत ग्रुप थ्योरी का उदय हुआ। आर्थर बेंटले के अनुसार राजनीतिक शोध व विश्लेषण की इकाई समूह की गतिविधि, एक्टिविटी ऑफ द ग्रुप होनी चाहिए। बेंटले ने समाजशास्त्री दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। शिकागो स्कूल, तो इसने व्यवहारवाद की आधारशिला रखी। तो शिकागो स्कूल व्यवहारवाद किससे रिलेटेड है अगर पूछा जाए तो व्यवहारवाद से रिलेटेड है। यहाँ त्रिमूर्ति टीवीएस स्मिथ, चार्ल्स मेरियम यंग तो उग्रवादी नारीवादी थिंकर हैं। हेराल्ड लासवेल ने आनुभाविक शोध को बढ़ावा दिया, यानी इंपिरिकल रिसर्च को इन्होंने बढ़ावा दिया। तो
प्रमुख जो व्यवहारवादी विचारक हैं हिंज युलाऊ ने माना कि लंबे समय तक व्यवहारवादी क्रांति शिकागो विश्वविद्यालय की चारदीवारी तक सीमित रही। हिंज युलाऊ ऐसा मानते हैं कि लंबे समय तक जो व्यवहारवादी क्रांति है ये शिकागो विश्वविद्यालय की चारदीवारी तक सीमित रही, यानी वहीं के जो थिंकर्स थे उन्होंने इसको एक प्रकार से अपना मास्टरपीस बना के इसकी विवेचना कर रहे थे। वही इस स्कूल के प्रोफेसर चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता या इंटेलेक्चुअल गॉडफादर कहा जाता है। चार्ल्स मेरियम, जिसे व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता माना जाता है, ने सहकारी शोध, कोऑपरेटिव रिसर्च और कोलैबोरेटिव एफर्ट को बहुत बढ़ावा दिया। सहयोगात्मक प्रयत्न और सहकारी शोध को उन्होंने बढ़ावा दिया। फिर लासवेल ने चार्ल्स मेरियम को राजनीति में मनोविज्ञान के महत्व को समझने वाले विद्वान में प्रथम माना है। चार्ल्स मेरियम ने अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की एक समिति के अध्यक्ष होने के नाते 1923 में इस नवीन विचारधारा को बल दिया। उनकी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में अनुभववादियों की बाइबल मानी जाती है। फिर 3 वर्ष पश्चात स्टुअर्ट राइस की पुस्तक क्वांटिटेटिव मेथड्स इन पॉलिटिक्स 1928 में आती है। फिर कैटलिन ने अपनी पुस्तक द साइंस एंड मेथड्स ऑफ पॉलिटिक्स 1927 तथा स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स 1930 में यही विचार प्रकट किए। इसमें कैटलिन ने शक्ति संबंधों को राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय माना। शिकागो संप्रदाय के ही हेराल्ड डी लासवेल ने एक अनुभववादी व्यवहारवाद एवं मूल्यात्मक लक्षणों का प्रतिनिधित्व किया। फिर लासवेल दर्शन की राजनीति की बजाय विज्ञान की राजनीति का पक्षधर है। लासवेल राजनीति विज्ञान को पॉलिसी साइंस कहता है तथा राजनीति विज्ञान को मनोव्याधि निवारक मानता है। राजनीति वैज्ञानिक को मनोव्याधि निवारक मानता है। लासवेल की पुस्तकें हैं हु गेट्स व्हाट एंड हाउ, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ 1936 में बुक आती है 1936 में। फिर पावर एंड पर्सनालिटी 1948 में आती है, पावर एंड पर्सनालिटी। फिर पावर एंड सोसाइटी 1950 में एक केपलन के साथ ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी। फिर साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स, ये एक अन्य पुस्तक है उनकी। व्यवहारवाद का वास्तविक विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 के बाद हुआ। व्यवहारवाद के विकास को समझने के लिए उसमें 3 भागों में उसे हम बांट सकते हैं। पहला प्री बिहेवियरलिज्म यानी अनुभववाद या पूर्व व्यवहारवाद, दूसरा है बिहेवियरलिज्म यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेकर 2 शताब्दी का विकास काल यानी लगभग 1945 से लेकर 1970 तक, और पोस्ट या 1969 तक, और पोस्ट बिहेवियरलिज्म 1969 के बाद के विकास। तो व्यवहारवाद का ऐतिहासिक विकास यूएसए में राजनीति विज्ञान के यथार्थवादी एवं अनुभववादी रियलिस्ट एंड एम्पिरिकल अध्ययनों के साथ जुड़ा हुआ है। इसका आरंभ ग्राहम बालास की पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908, आर्थर बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 और चार्ल्स मेरियम की न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 से हुआ। व्यवहारवादी विचारक तो स्टन, आमंड, डेविड ट्रूमैन, हिंज युलाऊ, लासवेल, केपलान, गास्नेल, कालमैन, कार्ल डच, एडवर्ड सिल्स, कैटलिन, लियोनार्ड वाइट, बी ओकी जूनियर, रॉबर्ट डाहल, क्विंसी राइट, हर्बर्ट साइमन आदि। व्यवहारवादी विचारधारा में यूरोप के भागे हुए समाज साथियों ने भी काफी योगदान दिया। व्यवहारवाद शब्द का प्रथम प्रयोग डेविड स्टन ने किया। उन्होंने यह संकल्पना जे.वी. वाटसन से ली थी। डेविड स्टन 1917 से 2014 तक को व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। इनका जन्म कनाडा में हुआ था। बाद में शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर बन गए थे। अब व्यवहारवाद की जो बौद्धिक आधारशिलाएं हैं, इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन है, तो ये आधारशिलाएं डेविड स्टन के करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म लेख में वर्णित है। तो स्टन व्यवहारवाद की जो 8 बौद्धिक आधारशिलाएं इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन बताता है, उसके आधार पर व्यवहारवादी आंदोलन का भवन खड़ा है। उसको यह व्यवहारवादी धर्म बिहेवियरल क्रीडो का नाम देता है। पहला है बिहेवियरल क्रीडो में जो पहला चीज आती है, इसको क्रम से भी याद रखिएगा। पहला है रेगुलरिटीज यानी समानताएं, एकरूपताएं खोजना। विभिन्न जो हमारी खोजें हैं उसमें हमें समानताएं और एकरूपताएं खोजना। फिर सत्यापन यानी वेरिफिकेशन, तो सर्वेक्षण एवं प्रयोगात्मक परीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन के माध्यम से राजनीतिक नियमितताओं का सत्यापन किया जाता है। व्यवहारवादियों का सत्यापन सिद्धांत तार्किक प्रत्यक्षवाद से यानी रैशनल पॉजिटिविज्म से प्रभावित है। तार्किक प्रत्यक्षवादियों मार्टिज, सिल्क, फिर रुडॉल्फ कार्नाप, ऑटो न्यूराथ आदि ने जहाँ सत्यापनीयता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ वेरिफिकेशन दिया, वहीं ब्रिटिश विद्वान कार्ल पॉपर ने खंडनीयता का सिद्धांत या मिथ्यापन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन दिया। कार्ल पॉपर का यह सिद्धांत आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुकूल है। आइंस्टाइन और पॉपर दोनों वैज्ञानिक ज्ञान
सापेक्ष है। तो दोनों के अनुसार जो वैज्ञानिक ज्ञान है, साइंटिफिक नॉलेज है, वो सापेक्ष है। तो जहाँ पर हम लोग एक प्रकार से जो तार्किक प्रत्यक्षवादी हैं, उन्होंने क्या दिया, थ्योरी ऑफ वेरिफिकेशन दिया कि अगर हम कोई चीज़ों को सिद्ध कर सके, किसी चीज़ को हम वेरीफाई कर सके, तो वो ज्ञान सत्य होगा, या वो ज्ञान एब्सोल्यूट होगा, या वो ज्ञान ऑब्जेक्टिव होगा। और इसके विपरीत जो कार्ल पॉपर हैं, वो थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप किसी ज्ञान को असत्य साबित कर सको, तो वो ज्ञान अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हमें किसी भी ज्ञान को, कोई भी ज्ञान तब तक बना रहता है जब तक आपके पास ये क्षमता नहीं डेवलप हो जाती, या आप एक नया ज्ञान खोज के उस ज्ञान को आप असत्य नहीं साबित कर देते। अगर आप किसी थ्योरी को फाल्सिफाई कर दो, उसको आप सिद्ध मत करो, उसको फाल्सिफाई कर दो, तो वो अपने आप खत्म हो जाएगी। ये थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन का एक प्रकार से सिद्धांत देते हैं। फिर टेक्निक्स, तो अनुभविक तथ्यों, आंकड़ों पर जोर, सैंपलिंग, सर्वेक्षण, गणितीय मॉडल का प्रयोग। सर्वेक्षण द्वारा जो वस्तुनिष्ठ पद्धतियाँ हैं, तो इसमें प्रविधियाँ यानी टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। तो तथ्यों को एकत्रित करने व उनका विश्लेषण करने का ये तरीका है। व्यवहारवाद अनुभविक तरीकों, पद्धतियों और प्रविधियों पर जोर देता है। कभी कभी इसे मेथोडोलॉजिज्म या पद्धति विज्ञानवाद भी कहा दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि तथ्यों, आंकड़ों तथा नियमितताओं को प्राप्त करने के लिए मान्य शोध पद्धतियों एवं प्रविधियों की सहायता ली जानी चाहिए। जो कुछ सामग्री प्राप्त हो, उसकी जांच होनी चाहिए कि वह कहाँ तक प्रमाणिक है। उदाहरण के लिए सैंपल सर्वे तकनीक, तो राजनीति विज्ञान से संबंधित तथ्यों के संग्रह, वर्गीकरण और विश्लेषण में व्यवहारवादी, गणितीय और सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग करते हैं। हास व कारिल ने वर्तमान युग को बहुपद्धति विज्ञानवादी युग कहा है। बहुपद्धति विज्ञानवादी युग कहा है। फिर क्वांटिफिकेशन, परिमाणीकरण, तो अध्ययन सामग्री को लेखबद्ध करने में, विशुद्धता लाने में तथा शोध में स्पष्टता एवं निश्चितता लाने के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक है। इसके लिए मापन, परिमापन पर जोर दिया जाता है ताकि सत्यापन हो सके। मान्यताएं, वैल्यूज, तो मूल निरपेक्षता, मूल या आदर्श नहीं, तो मूल निरपेक्षता, यहाँ पर वैल्यू एब्सोल्यूटिज्म की बात की जाती है। मूल्यों के प्रति तटस्थ, वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात की जाती है। एब्सोल्यूट वैल्यूज की बात की जाती है। आत्मपरक व व्यक्तिनिष्ठ नहीं, यानी सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ज्ञान पर इसमें बल दिया जाता है। इस प्रकार मूल, निरपेक्षता, तटस्थता एवं वस्तुनिष्ठता व्यवहारवाद की मुख्य मान्यताएं हैं। फिर सिस्टमेटाइजेशन यानी क्रमबद्धता या व्यवस्थापन, सिद्धांत निर्माण पर इसमें जोर दिया जाता है। तो शोध यदि सिद्धांत से अनुप्रमाणिक नहीं है तो यह महत्वहीन है, और सिद्धांत यदि आधार सामग्रियों से संबंधित नहीं है तो वह निरर्थक हो जाता है। तो शोध यदि सिद्धांत से अनुप्रमाणिक नहीं है, अगर आपके शोध और सिद्धांत में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, एक आप लयबद्धता नहीं आ रही है, और सिद्धांत आपकी जो अध्ययन पद्धति है उसके अनुरूप नहीं है, तो दोनों चीज़ें मतलब सेम थिंग है, दोनों चीज़ें नल एंड वाइड है। ये बातें ऐसी है। सिस्टमेटाइजेशन होना चाहिए। आप रैंडम कोई चीज़ ले आके बीच में खड़ा कर दोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। आपको अगर आपको कोई खोज करनी है तो आप बेसिकली फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फोर्थ, मतलब एक क्रम से ना चलोगे। वैसा नहीं है कि आप फर्स्ट लाओ, फिर 5वां, फिर 10वां, इससे कोई मतलब नहीं हो जाता। तो व्यवहारवादी राजनीति शोध के व्यवस्थित सिस्टमेटिक होने पर बहुत बल देते हैं, क्योंकि शोध जब व्यवस्थित होगा तभी सिद्धांत निर्माण में सहूलियत होगी। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात तथ्यों और विज्ञान की निकट अर्थात अनुसंधान या व्यवहारवादी अध्ययन सिद्धांत द्वारा निर्देशित तथा सिद्धांत निर्माण की ओर उन्मुख, थ्योरी ओरिएंटेड होना चाहिए। फिर प्योर साइंस, तो प्रकृति विज्ञान की भांति पहले राजनीति का विशुद्ध विज्ञान विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। विज्ञान का कार्य दुनिया को समझना है, ना कि उसे बदलना। ये कौन कहता है कि दुनिया विज्ञान का काम क्या है, दुनिया को बदलना? ये मार्क्स बोलता है। जबकि ये बोलते हैं कि विज्ञान का काम है दुनिया को समझना, ना कि उसको बदलना। फिर व्यवहारवादियों के अनुसार सिद्धांत व उसका प्रयोग परस्पर संबंधित है। राजनीति की सैद्धांतिक समझ से राजनीतिक समस्याओं के समाधान में सहायता मिल सकती है। व्यवहारवादी शोध के अंतर्गत किसी समस्या को समझना पहली आवश्यकता है। मौलिक और विशुद्ध शोध की ओर ध्यान देना चाहिए। उसे समस्याओं के समाधान, विश्लेषण आदि प्रयोगों के बाद में सोचना चाहिए। ज्ञान का एकीकरण यानी इंटीग्रेशन, तो अंतर्विषयक, अंतर अनुशासनात्मकता पर बल दिया जाता है। इंटर डिसिप्लिनरी थिंग्स पर इसमें बल दिया जाता है। तो किसी राजनीति, व्यवहार या घटना के व्यवस्थित अध्ययन के लिए उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन आवश्यक है। अतः राजनीति की समझ के लिए मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव समाज या मानव विज्ञान आदि विषयों का ज्ञान भी आवश्यक है। व्यवहारवादी सभी सामाजिक विज्ञानों को एक सूत्र में पिरोकर इसे व्यवहारवादी विज्ञान, बिहेवियरल साइंस की संज्ञा देते हैं। नोट, वैल्यूज इस 8 में एक प्रकार से स्ट्रेटिफिकेशन नहीं,
स्ट्रेटिफिकेशन इसमें नहीं है। फिर परंपरावादियों और व्यवहारवादियों में शीत युद्ध। तो व्यवहारवादियों को इस विकासमान अनुशासन एवं राजनीति विज्ञान का युवा तुर्क कहा जाता है, युवा तर्क कहा जाता है। उन्होंने इसे अनुभवात्मक विज्ञान यानी इंपेरिकल साइंस बनाने का संकल्प लिया है। 1950 से 1960 के मध्य परंपरावादियों ने व्यवहारवादियों को अस्वीकार करके नीचा दिखाया। 1960 और 70 के बीच व्यवहारवादियों ने अपनी स्थिति से दृढ़ हो जाने पर उन्हें घृणा करके प्रतिशोध लिया। तो मार्टर केप्लान ने इन्हें व्यवहारवादियों की भद्दी एवं भूलें कहा। रॉबर्ट डहल के अनुसार अब ऐसा लगता है कि व्यवहारवाद एक वास्तविक एवं व्यापक क्रांति की बजाय एक सफल प्रतिरोध आंदोलन ही था। व्यवहारवाद के प्रमुख आलोचक हैं लियो स्ट्रॉस, माइकल ऑक्सफोर्ड, बोइगलिन, जुवेनल, हन्ना अरेंड, जॉन डीबी, क्रिश्चियन बे, हैंस मर्गेंथाउ, यूजीन मिहान। ठीक है, तो व्यवहारवादियों ने स्थायित्व स्टेबिलिटी को अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्य बना लिया है और कंजर्वेटिव बन गए हैं, रूढ़िवादी बन गए हैं। उन्होंने तत्कालीन और गंभीर समस्याओं से अपने आप को अलग करके आराम कुर्सी वाले बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल कर लिया गया है। ये इवरी टावरिज्म के निवासी बन गए हैं। तो मतलब ये है कि आराम कुर्सी पे बिल्कुल घर में बैठे रहते हैं, चार दीवारी पे और एसी बंद कमरे में, और अपना ये एनालिसिस देते रहते हैं कि अच्छा ये चुनाव में ये होगा, ये चुनाव में ऐसा होगा, ओपिनियन पोल देते रहते हैं। ये अध्ययन नहीं करते हैं, ये फील्ड में नहीं जाते हैं, बस पोल कल्पनाएं करके चीज़ों को सिद्ध करते रहते हैं, आपस में तथ्यों पर ही भिड़े रहते हैं। कोई वैज्ञानिक काम या कोई वास्तविक काम जिससे समाज में परिवर्तन आए, ऐसी कोई न थ्योरी देते हैं न ऐसा कोई काम करते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा है कि राजनीति का अध्ययन भौतिक शास्त्र के अध्ययन से अधिक कठिन। उग्र मूल्यवादी दृष्टिकोण लियो स्ट्रॉस ने मूल्यों के महत्व पर प्लेटो एवं अरस्तुवादी प्राचीन परंपराओं का अनुगमन करते हुए राज दर्शन की भाषा में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनके दृष्टि में मूल निरपेक्ष राजनीति का होना असंभव है। तो अ वैल्यू फ्री पॉलिटिक्स इज इम्पॉसिबल। आप राजनीति में वैल्यू फ्री हो ही नहीं सकते हैं। इवन जो बिहेवियरिस्ट थे उन पर आरोप लगाया जाता है कि उनकी जो बातें हैं कहीं ना कहीं वो यूरोसेंट्रिज्म से प्रभावित हैं। वो यूरोप को, वेस्टर्न डेमोक्रेसी को बहुत अच्छा मानते हैं और उस हिसाब से अपना जो सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी बायस्ड हैं। लियो स्ट्रॉस व्यवहारवादी मूल निरपेक्षता की आड़ में अपने सिद्धांतों में अपने मूल्य घुसा रहे हैं, जैसे उदार लोकतंत्र का विशेष गुणगान। यही बात है, स्ट्रॉस इसे लोकतंत्रशाही डेमोक्रेटिज्म कहता है, अर्थात व्यवहारवादियों का भी व्यक्तित्व, आचरण, राग, द्वेष, पक्षपात एवं झुकाव होता है। उनका उदारवाद के प्रति पूर्वाग्रह है। स्ट्रॉस ने लिखा है कि नया राज्य विज्ञान व्यवहारवाद अपने घर को जलता देखकर हंस रहा है, किंतु दो तथ्यों के आधार पर इन्हें क्षमा कर दिया जाना चाहिए। इन्हें यह मालूम ही नहीं है कि इनका घर जल रहा है, और इन्हें यह भी नहीं मालूम है कि यह हंस क्यों रहे हैं। तो इन्हें एक प्रकार से माफ कर दिया जाना चाहिए। लियो स्ट्रॉस व्यवहारवादी सभी मूल्यों को एक समान मानते हैं, उसमें गुणात्मक अंतर नहीं करते हैं। वे साफ जल को गंदी नाले में बहाने की गलती कर रहे हैं, तो वो प्योर वाटर और जो डर्टी वाटर है उसमें अंतर नहीं कर पा रहे हैं। लियो स्ट्रॉस ये ऐसे इंजीनियर है जो पुल बनाने में केवल पदार्थ का ध्यान रखते हैं, उपयोग का नहीं। तो ये कहते हैं कि पुल बने तो इतना गारा लगे, इतना सरिया लगे, इतना लोहा लगे, फलाना ठिकाना, ये सब है ना प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। अब उसे रोड में बनाना चाहिए, जहाँ पर जंगल है वहाँ बनाना चाहिए, या रेगिस्तान बनाना चाहिए, इस पर इनका फोकस नहीं। आप वहाँ भी बना दो ना, जंगल में ही बना दो, या कि एक प्रकार से रेगिस्तान में बना दो, लेकिन जो प्रक्रिया है उसको आप सही फॉलो करो, बस ये इनका मतलब ये। काल पापा व्यवहारवादियों की भविष्यवाणी छलनी में पानी ले जाने के तुल्य है, यानी कि ये कुछ कर ही नहीं सकते। सिबली की पुस्तक है द लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद की सीमाएं। क्रिश्चियन बे व्यवहारवादी राजनीति नकली या छद्म राजनीति है, यह केवल यथास्थिति का पक्षधर है। उसमें उदारवादी प्रजातंत्र के प्रति पूर्वाग्रह है, और वे एक सीमा तक राजनीति विरोधी एवं यथास्थितिवादी हैं। क्रिश्चियन बे के मतानुसार व्यवहारवादियों की विज्ञान स्थापना की धुन का परिणाम राजनीति से बचते रहने के रूप में निकला है। इस तथ्य को कटु शब्दों में अल्फ्रेड काबान ने कहा है कि यह उपागम बिना विज्ञान को प्राप्त किए राजनीति के खतरनाक चक्कर से बचने के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा आविष्कृत युक्त डिवाइस है। फिर अर्नेस्ट ब्रेख्ट तो व्यवहारवाद को 20वीं सदी की दुखद घटना ये मानते हैं, क्योंकि तटस्थता के चक्कर में इसने नाजीवाद, फांसीवाद, साम्यवाद की आलोचना ही नहीं की। यह कैसी तटस्थता है आपकी, ये कैसी न्यूट्रलिटी है कि आप जो चीजें गलत हैं उसको भी आप गलत नहीं बोल पा रहे हो। हन्ना अरेंट व्यवहारवादियों की कार्य पद्धति को सर्वाधिकारवाद पर पाने की आधारशिला कहती हैं। गुडिन व्यवहारवाद व उत्तर व्यवहारवाद क्रांति नहीं, सिर्फ बड़ी घटनाएं हैं, बिग थिंग्स हैं, क्रांति कुछ नहीं। फिर शिकागो स्कूल से जुड़े व्यवहारवादी विचारक व
प्रोड यानी पॉलिटिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन के संपादक अल्फ्रेड डी ग्रेजिया के अनुसार पॉलिटिकल बिहेवियर शब्दावली को ही राजनीति से निकाल देना चाहिए। आलोचना के आधार क्या है? यह यथास्थितिवादी है, स्टेटस कोइस्ट है, व्यवहारवाद का पूरा जोर स्थायित्व पर है, परिवर्तन की ये बातें नहीं करते हैं, ये अत्यधिक शब्दांबर का प्रयोग करते हैं, नई है ना टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को गढ़ते हैं और बस इससे ज़्यादा ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बंद समाजों के लिए अनुपयुक्त हैं, क्योंकि ऐसे समाजों में सर्वेक्षण की जात नहीं। अब जाके नॉर्थ कोरिया में, चाइना में आप कर लो सर्वेक्षण, कर ही नहीं पाओगे, तो आपका कहाँ ये बंद समाजों में आपका ये जो प्रोग्राम है कहाँ पर लागू हो पाएगा? हो ही नहीं पाएगा। तकनीक पर इनका ज़्यादा बल है। डाल ने भविष्यवाणी की थी कि व्यवहारवादी अवधारणा, जो कि एक विरोध या मना स्थिति है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में समाहित होकर स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। इसके अवसान का कारण इसकी सफलता नहीं बल्कि सफलता होगी। परंपरावादियों के आक्षेप। डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई। उसमें से परंपरावादियों ने केवल अंतिम को, कि इसे अंत अनुशासनात्मक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, को ही स्वीकार किया। शेष विशेषताओं को एक प्रकार से परंपरावादियों ने नकार दिया। व्यवहारवाद पर नवीन आक्रमण। तो घटना क्रिया विज्ञान यानी घटना क्रिया विज्ञान फिनोमेनोलॉजी विज्ञान दर्शन मार्क्सवादियों की ओर से व्यवहारवाद पर नवीन आक्रमण किए गए। उन्होंने व्यवहारवाद को राजनीति का अंत कहा। यह राजनीति को अराजनीति बनाकर अबौद्धिक को बौद्धिक और अनुचित को उचित ठहराने का प्रयास करता है। सर्किन ने वैज्ञानिक पद्धति और विचारवाद में सीधा संबंध बनाते हुए व्यवहारवादियों के 3 रूप बताए। पहला, नवीन सुधारक। ये समाज विज्ञानिकों के हाथ में सत्ता सौंपकर विश्व का उद्धार करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए इथियल सिलापोल। सार्वजनिक प्रवक्ता, तो समाज के निचले या पिछड़े वर्गों की सार्वजनिक नीति में सुधार करके निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं। डेनियल पी मुहियान टाइप के व्यक्ति। फिर चित्ताकर्षण तटस्थ, ये व्यवहारवादियों की तरह अपनी सूक्ष्म पद्धतियों एवं प्रविधियों के प्रयोग द्वारा प्रभाव जमाते हैं। उदाहरण के लिए हिंज यूलाऊ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये वाला टॉपिक समाप्त होता है। तो हम लोगों ने इसके आगे तो पढ़ लिया था, लेकिन ये बीच का 5-6 पेज छोड़ गए थे, तो इसको बिहेवियरिज्म में, तो इसको कवर कराने का प्रयास था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।